नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल JNM कार्नर में। आज का वीडियो जो लाइव सेशन होगा, आज इस लाइव सेशन में हम आपसे जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगी ब्रिटिश की, खास करके वो पॉलिसी, वो नीति कौन सी थी जिससे उन्होंने ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार किया। आप इन सबसे परिचित होंगे। आप लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। ये समय हो रहा है 9 बज रहा है और 9 बजे हम आते हैं YouTube पर लाइव। इस लाइव सेशन में आप सभी मित्रों का स्वागत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। और आज जिस टॉपिक पे हमारी बात होगी, हमने बताया ब्रिटिश काल की वो 3 प्रमुख नीतियां हैं जिनकी हम आपसे बात करेंगे। पहला, रिंग ऑफ फेंस की बात करेंगे, यानी सुरक्षित घेरे की नीति या पॉलिसी आप जिसे बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इसकी हम आपसे बात करेंगे। दूसरी जो हमारी यहाँ से आज टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक वो होगा सब्सिडरी अलायंस। हम आपसे बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस पर, और यानी जिसे सहायक संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम बात करेंगे। इन 3 प्रमुख नीतियों के जो ब्रिटिश काल की नीतियाँ थी जो समय समय पर आई, इनकी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि इन 3 नीतियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमारा जो चर्चा का जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा। सबसे पहले इनका जो जनरल इंट्रो है, जो जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी बात करेंगे, यानी सामान्य परिचय की बात करेंगे। सामान्य परिचय के बाद इन तीनों नीतियों के बारे में हम क्या बात करेंगे। इन तीनों नीतियों की जो ट्रीटी थी, जो शर्त, जो पॉलिसी की, वो शर्तें क्या थी, इसकी हम बात करेंगे कि इसके तहत कौन कौन सी शर्तें रखी जाती थी, किस तरह से संधि की जाती थी। उसके बाद हम बात करेंगे इस नीति की प्रभाव कहाँ पर। ये तो हम बात करेंगे इंडिया पर प्रभाव। इंडिया में विशेष रूप से ये जो नीतियाँ लाई गई थी उनके पर प्रभाव किन के लिए लाई गई थी। ये तीनों नीतियाँ आई थी जो हमारी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट के लिए, उन पर हम प्रभाव की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश पर कि ब्रिटिशर को कौन सा लाभ हुआ इन नीतियों के माध्यम से। तो आज हमारी चर्चा इन 3 नीतियों के बारे में होगी, डिटेल में बात करेंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से आपको मिस नहीं होगा, चाहे वो आपके किसी प्री एग्जाम का हो या फिर मेंस का हो, एक भी प्रश्न आप छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक पे हमारी बात होगी वो नीति है कौन सी, सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझसे मांग सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है कि 73 76 93 98 97। लिख देते हैं एक बार, 73 76 93 98 97। इस पर आप PDF लिख कर भेजिएगा, इसकी PDF हम आपको दे देंगे। तो आइए हम बात कर रहे हैं आपसे सुरक्षित घेरे की नीति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी आप लिखते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए ये है क्या, पहले इसकी हम बात कर लें। आपको हमने बताया कि हम 3 पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी, एक बार फिर देखिए। सुरक्षित घेरे की नीति, सहायक संधि और व्यक्तिगत संधि या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं। इन तीनों के बारे में हमारी जब चर्चा होगी तो सबसे पहले जिस पे हम चर्चा करेंगे वो हमारा कौन सा है, दी रिंग फेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है देखिए, आप समझिएगा, बहुत आसान सा, बहुत ही साधारण सा, कि कोई भी अगर पहले इसको जानने की नीति होती या पॉलिसी होती क्या थी, ये एक स्ट्रेटजी थी, ये होती क्या है। आपको ये इमेज दिख रही होगी जिसमें चारों तरफ से एक घेरा बनाया गया है और इसी घेरे को रिंग फेंस बोलते हैं। अब देखिए, ऐसा ही घेरा, ऐसा ही एक सुरक्षित घेरा अंग्रेज अपने जो स्टेट था, जो राज्य था, उसके चारों तरफ बनाना चाहते थे। कौन सा स्टेट, जहां पर वो शासन करते थे। अच्छा जी, कैसे घेरा बना रहे थे, क्या वो 4 दीवारी बाउंड्री बना रहे थे? जी नहीं,
वो राज्यों की मदद से ऐसा बनाना चाहते थे। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, आइए उसको हम समझते हैं। ये देखिए, सपोज दैट आपका कोई एक राज्य, इसमें से मान लीजिए ये राज्य है, ऐसे ना एग्जाम्पल है, आप यहाँ से आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। सपोज दैट यहाँ पर अंदर आपका एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है ए, इसके बाहर भी कई स्टेट हैं, कई छोटे छोटे राज्य हैं, और इसके बाहर बड़े बड़े राज्य हैं। और जो ए राज्य है, अच्छा इसको हम दूसरे कलर से लिख दें तो शायद समझ में आए, ये है ए, ये है आपका सी, ये है डी, और यहाँ पे जेड, एक्स, वाई, जेड कई राज्य हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये राज्य है, ये स्टेट जो है, इसे अपने आप को सुरक्षित करना होगा, तो इसमें सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी कौन कौन सी बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप बड़ी शक्तियों में आप देखिए जो बड़ा गोला है, जैसे ये बड़ी शक्ति है, सी, डी, ये सब बड़ी शक्तियाँ हैं। तो जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, इनसे दो बड़ी शक्तियों का टकराव अक्सर होता रहता है। तो अगर इनके डायरेक्ट प्रत्यक्ष टकराव से बचना है, तो आपको करना क्या होगा कि जो बीच में छोटे छोटे हिस्से हैं, इन्हें अपने पक्ष में लाना होगा, अपनी तरफ झुकाना होगा। और जब आप इन्हें अपनी तरफ लेकर आ जाएंगे, तो आप इनके डायरेक्ट अटैक से बच जाएंगे। कैसे बचेंगे, अब देखिए, आप आ जाइए यहाँ पर। सपोज दैट ए है और यहाँ पर आपका सी स्टेट है, बीच में हमने बताया एक छोटा सा स्टेट एक्स है। जब कभी भी सी ए से टकराहट होगी, तो बीच में एक पर्दे की तरह एक्स आ जाएगा। अगर इनकी सीमा डायरेक्ट इनसे लगती तो पक्का यहाँ पर युद्ध होता, वार होता। लेकिन ये यक्स अगर आ जाता है आपकी तरफ, या यक्स बीच में है, तो आप दोनों को तरफ वो बचाएगा। लेकिन अगर यक्स सी की तरफ रहेगा तो इनके लिए नुकसान होगा, अगर ए की तरफ रहेगा तो इनके लिए नुकसान होगा। इसलिए इस यक्स को हर एक राज्य चाहता है, बड़ी शक्ति चाहती है कि वो मेरे तरफ झुका रहे, और यही काम कर रहे थे अंग्रेज रिंग ऑफ फेंस के तहत। अब देखिए, अंग्रेज जितने भी उनके स्टेट थे, आप एग्जाम्पल लीजिए, आपको उदाहरण देते हैं बंगाल का। ये देखिए, ये आप देखें, आपको एक मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बंगाल मिलेगा। ये हिस्सा बंगाल का था। बंगाल के ठीक जो बगल में जो हिस्सा हुआ करता था, जो बंगाल के पास हिस्सा हुआ करता था, वो था अवध का। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर संभल उड़ीसा के कई चीज़ें हैं। तो ये जो स्टेट है, ये यूज करते जो सटे हुए स्टेट थे, उन्हें बफर स्टेट के रूप में, बफर यानी ऐसा जोन जो दोनों के संक्रमण क्षेत्र को बचाए, तो ये बफर स्टेट के रूप में यूज करते थे। और बफर स्टेट की संकल्पना को ये बहुत ही बढ़ावा देते थे। किस नीति के तहत? वो नीति थी रिंग ऑफ फेंस के तहत। तो अच्छा, अब आपको नीति समझ में आ गई क्या कर रहे थे इस नीति के तहत। अगर आपको ये नीति समझ में आ गई, तो सबसे पहले आप जान लें कि इस नीति का जो ओरिजिन किसने किया था, भारत में लागू किसने किया था। तो इस नीति को लागू करने वाले कौन थे? लागू करने वाले थे लॉर्ड क्लाइव। अच्छा, इस नीति का समय क्या है? इस नीति का समय है 1765 से लेकर 1813 के बीच में ये नीति भारत में प्रभावित थी। और किसने किया? क्लाइव ने इस नीति को भारत में लागू किया था। और कब? अब ऐसे अगर हम बात करें तो आपको मिलेगी कि जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, तो इस बक्सर के युद्ध के बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको अपनी तरफ झुकाने के लिए, या प्रिंसली स्टेट जो थे, जो बड़ी शक्तियां थी, उनसे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। अब देखिए, इस नीति का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी हम यही समझ लें कि इस नीति का जो उद्देश्य था ये क्या था। इस नीति का उद्देश्य था बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको मजबूत करना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको मजबूत करना और साथ ही साथ सुरक्षित रखना, ये इस नीति का ऑब्जेक्टिव था। तो हमने आपसे रिंग ऑफ फेंस के बारे में क्या क्या बताया, जितनी आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हमने उसकी चर्चा की। हमने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया, हमने बताया कि किसके द्वारा लाया गया, तो हमने बताया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। समय था 1775 से लेकर 1765 से लेकर 1813 के बीच में, ये हमने आपको बताया।
और इसके अलावा हमने बताया कि इसके इसी से जुड़े हुई है बफर स्टेट की संकल्पना। तो इतना ही आपको यहाँ जानने का महत्वपूर्ण था। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव क्या होता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार था इससे बढ़ता है, इससे इनकी जो स्थापना है, स्थापना और मजबूत होती है। अच्छा, प्रिंसली स्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो प्रिंसली स्टेट है ये आप देखेंगे कि इस समय एक लाभ की स्थिति में ये होंगे कि ये दो बड़ी शक्तियों से बार्गेनिंग कर पाएंगे कि हम किस तरफ झुकें। लेकिन इस नीति के तहत अगर वो एंटी ब्रिटिश जाते थे तो उनको नुकसान होता था। तो ये थे रिंग ऑफ फ्रेंड्स। इसको आपको जानना इतना ही महत्वपूर्ण था कि किसने लाया था और इस किस युद्ध के बाद शुरू हुआ, पहली नीति थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नीति है वो आगे की दो है। तो आगे की आपको ये चीज़ स्पष्ट हुई होगी जो हमने आपको ये बताई कि कैसे वो एक घेरा बना रहे हैं अपने चार। इसे हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित घेरे की नीति। ठीक है, तो ये चीज़ स्पष्ट हुई। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो आपसे हम बात करेंगे कौन सी, आपकी बेलीजी द्वारा जो सब्सिडियरी अलायंस लाई गई थी उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी हम आपको पीपीटी दिखा देते हैं कि हमने आपसे कितनी चर्चा हमें करनी थी। हमने बताया कि हम चर्चा करेंगे पहले सुरक्षित घेरे की नीति जिसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बोलते हैं, सहायक संधि बात करेंगे सब्सिडियरी अलायंस की, हम बात करेंगे व्यक्तिगत की संधि या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की, जिसे लाने वाला कौन था? इसे लाने वाले डलहौजी हैं, इसे लाने वाले विलेजली हैं, इसे लाने वाले क्लाइव हैं। हमने बताया कि इसका प्रभाव की हम बात करेंगे। तो आइए जितनी हमने चर्चा की है उसकी हम पहले आपको पीपीटी दिखा देते हैं। देखिए, जो सुरक्षित घेरे की नीति थी ये नीति लाई गई है 1765 से लेकर 1813 के बीच में, और इस नीति का जो ऑब्जेक्टिव था वो था बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना। ये नीति शुरू की गई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और इस नीति के तहत अंग्रेज अपने राज्य की तरफ जो पूरा क्षेत्र था उसमें शत्रु राज्य या किसी अन्य क्षेत्र के जो बीच में राज्य होते थे उनकी राज्यों की नहीं स्थापना करते थे। क्या करते थे समझिएगा, इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य के चारों ओर शत्रु राज्य या अपने राज्य के बीच एक मित्र राज्य की स्थापना करते थे। कैसे? जैसा कि हमने बताया कि आपका ये ए था, ये सी था, इसके बीच चाहते थे कि जो ये बीच में स्टेट है वो अपना मित्र हो जाए। यानी शत्रु राज्य और मित्र राज्य के बीच में एक शत्रु राज्य और अपने राज्य के बीच में एक फ्रेंडली स्टेट की स्थापना करते थे, और ये अपने चारों तरफ करते थे। ये बात इसमें बताई गई, ठीक है। और ये संकल्पना जुड़ी हुई किससे? बफर स्टेट से, और इसी को बफर स्टेट बोलते थे, हमने आपको बताया। इसके बाद हमारी अब बात आपसे होगी किस पे? सहायक संधि के बारे में। तो आइए सहायक संधि की हम कोई डिटेल बात करते हैं। देखिए, एक इमेज दिख रहा होगा, ये है सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि ये लाई गई थी। अच्छा, पहले इसका जो इतिहास है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बड़ी रोचक है। इतिहास तो हम बताना नहीं चाहते, लेकिन एक रेफरेंस देंगे कि भारत में, इंडिया में आप देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस को लागू करने वाला पहला जो व्यक्ति है वो है डुप्ले। भारत में सब्सिडियरी अलायंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डुप्ले करता है, और ये कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था। हमने बताया था कि ये आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो डलहौजी है उसका एक प्रतिबिंब था, बहुत पहले उसका पूर्वज हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इसकी भी नीति डलहौजी की तरह थी, लेकिन बाद में सफल नहीं हो पाया। क्यों? इसके रीजन हमने आपको बताए थे जब हमने आपको फ्रांसीसी डिस्कस किया था कि उसे वापस बुला लिया जाता है, और ऐसे में वो कई हार फ्रांसीसियों को सामना करना पड़ता है, एट लास्ट वो बाहर हो जाते हैं। तो ये आपको समझना यहाँ पे होगा कि सब्सिडियरी अलायंस क्या है, ये सिस्टम क्या होता था, सहायक संधि क्या होती थी। सहायक संधि आपको पहले बताएंगे, लेकिन इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था पहले आप ये समझ लें कि उद्देश्य क्या हुआ करता था सहायक संधि को लाने का। सहायक संधि को लाने का उद्देश्य था कि जो देसी रजवाड़े हैं या जो देसी रियासतें हैं, ये जो प्रिंसली स्टेट हैं, इनका जो क्षेत्र है इनके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करके, कैसा? एक अच्छा मित्रवत संबंध स्थापित करके ब्रिटिश राज्य के विस्तार को बढ़ावा देना। फाइनली जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ब्रिटिश स्टेट को बढ़ावा देना है, ब्रिटिश विस्तार को, एक्सपेंशन को बढ़ावा देना है। ऑब्जेक्टिव क्या था? एक बार फिर देखें। ऑब्जेक्टिव जो ब्रिटिश स्टेट था, जो ब्रिटिश विस्तार था, ब्रिटिश उसको बढ़ावा देना था। कैसे?
राष्ट्र को मित्र, राज्य को या फ्रेंड जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनको मित्रता की सूची में शामिल करके। अब इस नीति के तहत करेंगे क्या? अगर अपने सही शब्दों में बांटने की कोशिश करें तो ये होगा देसी रजवाड़ों के साथ संबंध स्थापित कर कर ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हुआ करता था। अच्छा, इस उद्देश्य, इस अलायंस में करते क्या थे? आप देखिए, ये एक रजवाड़े हैं, इधर देखिए 2 अंग्रेज बैठे हुए हैं। 2 अंग्रेज इन्हें बड़ी अच्छी तरह से पहली बात मोटिवेट करते थे, यानी क्या करते थे? बहलाते थे, फुसलाते थे। कैसे? कहते थे आपके पास जो आपका राज्य है, आपके राज्य को खतरा बहुत है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इतिहास में आप देखेंगे बहुत सारे राज्य थे, 500-600 के आसपास, तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो अंग्रेज इनसे कहते थे कि आपके पास खतरा बहुत है। क्यों? क्योंकि आपके पास कई छोटे छोटे राज्य हैं जो आपकी राज्य को लूटने या छीनने के फिराक में लगे हुए हैं, और जहाँ 600 दुश्मन हो वहाँ पर स्वाभाविक है कि ये रजवाड़े पूछते हैं तो बताइए माय लॉर्ड मैं क्या करूँ। तो ये जब पूछते थे तो ये कहते थे मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन है। कहते हैं वो क्या? कहते हैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। कहते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? कहते हैं कुछ नहीं करना होगा, इसके लिए बस आपको एक काम करना होगा। कहते हैं क्या? कहते हैं इसके लिए कि आप अपने जो साम्राज्य है, जो राज्य है, वहाँ पर एक ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रख लीजिए, लेकिन इसका खर्चा वर्चा आप दिया कीजिएगा। कहते तो हमें क्या मिलेगा? तो ये ब्रिटिश रजवाड़े कहते हैं हमें क्या मिलेगा? तो अंग्रेज कहते हैं इसके एवज में, इसके बदले हम आपको घरेलू और बाह्य आक्रमण से आपकी हम रक्षा करेंगे। यानी जितने भी घरेलू संकट हैं और जितने भी बाह्य संकट हैं उससे हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे। अब क्या था? रजवाड़ों को लगा कि हमारे पास और कोई समस्या ही नहीं है, यही तो समस्या थी। या फिर हम गृह युद्ध में फंस जाते थे या फिर बाहरी में अटैक करके ले लेते थे। तो ये तैयार हो गए बिल्कुल, और ये काम पहली बार भारत में करना शुरू किया था वेलेजली ने। इसीलिए कहते हैं कि सहायक संधि का जो जन्मदाता है, सब्सिडरी अलायंस का जो जन्मदाता है वह वेलेजली है। लेकिन इसके पहले दक्षिण भारत में यही काम कर रहा था कौन? डुप्ले। ये बात हमने आपको बताई। अब देखिए बहुत एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा कि इनको तो डर था और डर का फायदा ये दोनों उठाते हैं। अब इसमें शर्त क्या रखते हैं? शर्त हमने बताई कि कहते हैं कि आपके राज्य में हमारी केवल एक टुकड़ी रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं, ये टुकड़ी आपके राज्य में रहेगी, हम आएंगे भी नहीं, बस आप इस टुकड़ी का खर्चा उठा लीजिएगा साहब, राजा साहब। और ये कहते हैं जी लॉर्ड, जी माय लॉर्ड, हम इसका खर्चा उठा लेंगे। खर्चा ही तो उठाना है, अगर आप मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे तो इस छोटी सी टुकड़ी का खर्चा हम उठा लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये इनकी जो स्ट्रेटजी थी समझ नहीं पा रहे थे, और जब समझ नहीं पाए तो उसका हर्जाना इन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज़ और, जब इतनी बातें वो सहमत हो जाते हैं तो कहते हैं, तत्काल नहीं बताते हैं, तो कहते हैं राजा साहब एक बात और आपसे कहनी थी। कहते हैं वो क्या? कहते हैं बस आपको एक शर्त हमारी और माननी होगी। कहते क्या? कहते हैं जो कंपनी के जितने दुश्मन हैं वो आपके भी दुश्मन होंगे। राजा साहब थोड़ा सा हिचकते हैं कि यार कुछ मेरे मित्र हैं जिनसे आपका दुश्मनी है, उनको हम अपना दुश्मन कैसे बना लें? तो कहते हैं अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप बनाइए, अगर नहीं चाहिए तो मत बनाइए। लेकिन फिर ये अपना पक्ष रखते हैं। तो ये कहते हैं ठीक है आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप विदेशी मामले, जो विदेशी संबंध आपका होगा, ये आप हमारी अनुमति के बिना नहीं बनाएंगे। यानी अगर आपको फॉरेन रिलेशन बनाना है, विदेशी संबंध स्थापित करना है, तो पहले आप हमसे पूछ लेंगे, तभी हम आपको सुरक्षा देंगे। तो ये कहते हैं ठीक है, विदेशी संबंध को क्या दिक्कत है भाई, हम बिल्कुल तैयार हैं। विदेशी, चूंकि उन्होंने शर्तें छोटी कर दी। और फिर लास्ट में फिर कहते हैं कि आप देखेंगे इसी नीति के तहत कहते हैं कि
कंपनी के जो शत्रु होंगे आपके शत्रु होंगे और कंपनी के मित्र होंगे आपके मित्र होंगे। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट कहते हैं। कहते हैं जो कंपनी के मित्र होंगे वो आपके भी मित्र होंगे। ये बात उन्होंने कह दी अपने संधि में। अब इसका इनडायरेक्टली क्या निकाला उन्होंने, समय समय पर, जैसे आज की जुडिशरी है संविधान को अपने समय समय पे व्याख्यायित करती है, ऐसे ही ये अंग्रेज समय समय पर इस सहायक संधि जो थी, जो सब्सिडरी अलायंस था, इसे समय समय पर व्याख्यायित करने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो हमने कहा है कि कंपनी के जो मित्र होंगे ये आपके मित्र होंगे, इसमें यह बात कही गई है कि जो कंपनी के मित्र नहीं होंगे वो आपके भी मित्र नहीं होंगे, यह बात कही गई है। इन्होंने इनडायरेक्टली धीरे से ये बात उसमें जोड़ दी। और आप देखेंगे जो देशी रियासतें थी उसमें कई राज्य बहुत बड़ी मात्रा में, कई राज्य नंबर आप जो स्टेट थे वो इस अलायंस को साइन करने शुरू कर देते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडरी अलायंस के तहत कई राज्य अंग्रेजी शासन में मर्ज हो जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षरकर्ता राज्य था, सबसे पहला जिसे सबसे पहला कहा जाता है, आप देखिए सबसे पहला थे निजाम। निजाम ने 1798 में यह साइन किया था और 1798 में ही ये ट्रीटी आई थी और पहली बार इन्होंने अपने शासन में एक ब्रिटिश टुकड़ी रखी थी। उसके बाद 1799 में आप देखेंगे 1799 में ये साइन होता है मैसूर के साथ। और मैसूर पहले तो साइन नहीं करता है, लेकिन जब उसके जो लीडर थे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में मारा जाता है। उसके बाद ये साइन हो जाता है कौन, मैसूर राज्य में 1799 में सब्सिडरी अलायंस। 1799 में एक और के साथ साइन होता है जिसका नाम था तंजौर, और अवध के साथ ये 1801 में साइन करते हैं। और 1801 के बाद जब हम आपको मराठा बता रहे थे तो हमने बताया था कि 1802 में इनके साथ हुई थी वसीन की संधि, और जिसको लेकर विवाद हुआ था, एक युद्ध हुआ था। तो जो वसीन की संधि थी, ये वसीन की संधि सब्सिडरी अलायंस की ही भाग थी, सहायक संधि का ही भाग था। ठीक है, ये बातें हो गई सब्सिडरी अलायंस की। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसका उत्तर हम दे दें। चलिए अब यहां से आगे अगर हम बात करें, सब्सिडरी अलायंस की बात की, अब हम बात करते हैं प्रभाव की। इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसकी भी बात कर लें। तो अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजवाड़ों पर प्रभाव। अब देखिए रजवाड़ों पर क्या प्रभाव होता है कि पहली बात जो सॉवरेनिटी होती है, जो संप्रभुता होती है, वो भारतीय रजवाड़ों की उन्होंने समाप्त कर दी। क्यों? क्योंकि कहा कि आप मुझसे बिना पूछे विदेशी संबंध नहीं बनाएंगे, और जब विदेशी संबंध नहीं बनाएंगे तो आपका कोई संप्रभुता रही बची ही नहीं, आपका कोई डिसीजन बचा ही नहीं। कि अगर अंग्रेज मना कर देंगे ये संबंध आपके नहीं होंगे तो आपका पास कोई रिलेशन का संबंध कोई बचा, फौरन कोई नहीं बचा। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो राज्य का प्रशासन होगा, ये प्रशासन धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आंतरिक मामले और बाह्य मामले दोनों में आपका सुरक्षा करेंगे, और यह सुरक्षा के नाम पर आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, और हस्तक्षेप इतना हद तक करते हैं कि पूरे प्रशासन को अपने कब्जे में कर लेते हैं ये। और इस कारण से आप देखेंगे तो रजवाड़ों का जो शोषण था वो आर्थिक शोषण भी खूब करते हैं, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल भी खूब करते हैं। ये दोनों जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो शोषण था, खूब जम कर करते हैं ये अंग्रेज। और धीरे धीरे रजवाड़े असहाय हो जाते हैं, पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं कि जो करना हो आप ठीक कीजिए, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति आ जाती है रजवाड़ों की। अच्छा, अब देख लें ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सॉरी, अब देखिए एक तो फ्री की जो टुकड़ी थी वो अंग्रेजों ने रखी, यानी इनकी सैन्य क्षमता में वृद्धि बहुत तेजी से होगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के खर्चे पर सीना रख रहे थे, इन्हें पेमेंट वेतन भी नहीं देना था, तो ऐसे में इनकी जो सैन्य क्षमता होगी बहुत तेजी से बढ़ेगी। पहला चीज। दूसरी चीज क्या है
इनका जो राज्य विस्तार होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। इनके मित्र कम हो जाएंगे, दुश्मन इनके मित्र बढ़ जाएंगे और दुश्मन कम हो जाएंगे। तीसरी चीज, जितने देसी रजवाड़े थे हमने बताया ये इन पर निर्भर हो जाएंगे और इस समय ये फ्रांसीसियों से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और जितना होगा वहाँ का आंतरिक और जो हमने बताया कि राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से शोषण कर रहे हैं और ये इकोनॉमिकल इतना बेनिफिट उठाएंगे और उसे आप भेजेंगे कहाँ पर, ब्रिटेन में। ये थी सहायक संधि का परिणाम। अच्छा, सहायक संधि के बारे में जो मूल चीज़ आपको जाननी थी हमने जरूर बताई होगी, एक बार फिर बता देते हैं कि ये सहायक संधि लाया था कौन, वेलेजली ने। ये भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था डुप्ले ने। और तीसरी चीज़ की जो इसके प्रावधान थे उसको हमने आपको जरूर चर्चा की है डिटेल में। इसके अलावा जो आपको जानना था कि सबसे पहले कौन जुड़ा था, तो निजाम था, निजाम के बाद दूसरा मैसूर होता है 1799। ये दोनों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। प्रभाव, ये प्रभाव जो है ये मेंस का पार्ट है, आप इसे प्री के नज़रिए से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयार रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आइए, इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो एक इमेज देखते हैं ये, और इसी नीति के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे अंग्रेजों का जो शासन है 1857 तक आते आते एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया है। ये जो पूरा रेड कलर आप देख रहे हैं या ऑरेंज देख रहे हैं ये टोटल ब्रिटिश इंडिया है। और आप ये जो देख रहे हैं ये निजाम ने भी अभी आपको बताया कि सहायक संधि से यहाँ साइन करके उसके अंदर मिल गए थे, मैसूर मिल गया था। ऐसे जो क्षेत्र थे वो भी उनकी अधिसत्य सत्ता को स्वीकार कर चुके थे। अब एक महत्वपूर्ण और थी, जो तीसरी जो महत्वपूर्ण आपकी जो संधि थी वो कौन सी थी, या तीसरी जो नीति थी उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की चर्चा करने से पहले इसकी हम आपको पहले पीपीटी दिखा दें। आइए इसकी हम पीपीटी पे चर्चा कर लें। ये देखिए सहायक संधि ये शुरू हुई थी 1798 में। इसे सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना जाता है। वेलेजली द्वारा लाई गई थी। वेलेजली जो था उससे पहले डुप्ले ने दक्षिण भारत में इस नीति की शुरुआत की थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देसी रजवाड़ों के साथ संबंध स्थापित कर ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करना। अच्छा, इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ था डुप्ले ने किया था और ये संधि की जो शर्तें थी हमने बताया कि कंपनी संधिकर्ता के साथ आंतरिक और बाह्य मामले में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है और संधिकर्ता के राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट या सैन्य टुकड़ी रखता है और इस टुकड़ी का खर्च राज्य को उठाना होता था। संधिकर्ता जो थी उसकी अनुमति के बिना ब्रिटिश इंडिया की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना विदेशी संबंध नहीं बना सकते थे और कंपनी के मित्र इसके मित्र राज्य के मित्र होंगे और शत्रु होंगे। ये थी इसकी शर्तें। तो शर्तों को आपने जाना, अब इसके हम क्या जानेंगे, इसके प्रभाव के पहले हमने आपको एक चीज और बताया, ये प्रशासन को भी आप जो कंपनी जो देशी रजवाड़े होंगे उसके जो प्रशासन होगा उस प्रशासन में जो कंपनी के शत्रु होंगे उनको आप नहीं रख सकते। यानी कोई संप्रभुता थी ही नहीं, ना विदेशी राज्य के मामले में, ना नियुक्ति के मामले में, ना प्रशासन के मामले में। अरे भाई क्या कर रहे हो, पूरी संप्रभुता तो नहीं गिरवी रखती। वही चीज इन रजवाड़ों का प्रभाव आप देखेंगे यही चीज होगा। लेकिन पहले हस्ताक्षरकर्ता राज्य देखेंगे। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस से साइन करने वाले जो 98 में ही जो शासक थे वो हैदराबाद के निजाम थे। उसके बाद मैसूर राज्य ने साइन किया, फिर तंजौर ने, फिर अवध ने, फिर पेशवा ने जो साइन किया था वो बसीन की संधि के तहत साइन किया था। और आप देखेंगे मैसूर जब टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो जाती है चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद, तब ये साइन करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी आपसे बात होगी किस पे, एक नई सिद्धांत जिसकी हमने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, या व्यापकता की नीति। जो लाता कौन है, वो लाने वाला है डलहौजी, जिसकी इमेज आपको दिख रही होगी। ये डलहौजी ये ला रहा है इस नीति को, और उस नीति का क्या परिणाम होगा इसकी भी हम आपसे बात करेंगे। देखिए डलहौजी के द्वारा लाई गई ये नीति थी। डलहौजी की हमने आपसे चर्चा की थी कि ये इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने बताए थे। किसने रेलवे की शुरुआत की थी, इसने PWD सिस्टम अपनाया था, लोक शिक्षा प्रणाली को अपनाया था, स्टार्ट किया था। तो ये इस नाम से इस कारण से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन इसकी जो नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये जी इसकी नीति क्या थी,
ये जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसने एक नीति लेके आया 1848 के आसपास, और इस नीति के प्रावधान क्या थे उसकी हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले छोटी सी एक बात और कर लें कि आप पहले एक इमेज से देख लें। ये है कौन, क्या ये है आपका 1858 तक ब्रिटिश इंडिया। इन नीति इस ब्रिटिश इंडिया को इस क्षेत्र में आने के लिए 3 नीतियों का योगदान है। हमने पहला बताया सुरक्षित घेरे की नीति, दूसरा बताया सहायक संधि, और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। इन तीनों नीतियों का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब को थोड़ा सा डिटेल में आगे चलते हैं। अब देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब के तहत कहा गया कि इसके तहत जो शर्त थी, एक प्रावधान किया उन्होंने कि जिन राज्यों के पास स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं है, स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं है, दत्तक पुत्र है, वो राज्य में शासन उनका उत्तराधिकार नहीं होगा। यानी वो केवल राजा की संपत्ति ले सकते हैं, जो राजा की प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी के अधिकारी होंगे, स्टेट की नहीं। ये बात उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब में कही, और जो ऐसे राज्य होंगे उन्हें ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। ये नीति थी डलहौजी की। यही नीति डलहौजी इसी नीति पर बात करता है फिर से कि जिन राज्यों के पास स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, वो अपने राज्य के मालिक नहीं होंगे, या उनके पास राज्य का उत्तराधिकार नहीं होगा। जो राजा की संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी, वो उसके मालिक होंगे, प्रॉपर्टी उनसे नहीं छीनी जाएगी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनकी होगी, लेकिन वो राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ये शर्तें आई थी किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। इसी के तहत एक चीज और आपको यहाँ से एक हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ दे दें। आप देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब के तहत 3 तरह के स्टेट हुआ करते थे उस समय। ये इमेज देखिए, 3 तरह की स्टेट कौन कौन। एक पहला स्टेट ऐसा हुआ करता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं थे। यहाँ देखें कि उनके अधीन नहीं थे। एक ऐसा स्टेट था, एक ऐसा स्टेट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, अच्छा पहले इसकी बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं थे और प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स भी नहीं दे रहे थे। दोनों कंडीशन कि ना ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देते थे और ना ही उनके अधीन थे। एक स्टेट ऐसा हुआ करता था, एक वर्ग। दूसरे वर्ग की बात करें, जो दूसरा वर्ग है वो कौन है। दूसरा वर्ग वो था कि जो या फिर मराठा या मुगल के अधीन है, लेकिन टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे थे। ठीक है, पहला कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं, टैक्स नहीं। दूसरा, मराठा या मुगल के अधीन रहे हो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ब्रिटिश इंडिया में मर्ज हो चुके थे। अब तीसरा स्टेट था, वो स्टेट जिनकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही की हो और कंपनी को टैक्स भी दे रहे हो, ऐसे। अब देखिए, ये 3 स्टेट हुआ करते थे भारत में, और 3 स्टेटों में जो नीचे के 2 स्टेट हैं ये वाले, इन दोनों की स्टेट पर ही ये पॉलिसी का जो प्रावधान था, ये प्रावधान लागू था। इन दोनों पर ही लागू था। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी, ये इन दोनों पर ही लागू थे। कौन कौन, या फिर ब्रिटिश इंडिया ने उनकी स्थापना की हो, या वो मुगल के या मराठा के अधीन रहे हो और टैक्स दे रहे हो। ऐसे राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के भाग नहीं थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं थे या वो टैक्स नहीं दे रहे थे। ओके, आइए अब आप इस कॉन्सेप्ट से परिपक्व हो चुके हैं कि किन की हमें बात करनी है। तो आप देखिए, हमने बताया कि जो दत्तक पुत्र होगा, कि दत्तक पुत्र के पास कौन सा अधिकार नहीं होगा, दत्तक पुत्र के पास राज्य का प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट नहीं होगा, लेकिन जो राइट ऑफ स्टेट नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी का अधिकार उनको होगा, राइट टू प्रॉपर्टी इनके पास होगा। ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। अब इस व्यक्तिगत की नीति जिन पर सबसे पहले लागू हुई, आप उनको देखें। सबसे पहले ये नीति लागू हुई 1848 में, जिस साल ये आई, सतारा में। सतारा महाराष्ट्र में हुआ करता है। और उसके बाद दूसरे ये हुआ था कब, 1848 में।
1848 के बाद ये लागू हुआ था संभलपुर में। संभलपुर ये हुआ था कब? 1849 में। 1850 में होता है ये बालघाट पंजाब में। इतना ये संभलपुर कहाँ है? ये उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है। और 1852 में 1852 में होता है उदयपुर पे। और 1853 में जो आपको सामने इमेज है, आपको जो वास्तव फोटो पिक्चर दिख रही है, ये है झांसी की रानी। और झांसी को 1853 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लेता है डलहौजी। 1853 समय है, ध्यान रखिएगा 1853। 1854 में नागपुर को मर्ज करता है, अवध को 1856 में मर्ज करता है इस नीति के तहत। लेकिन इस बार 1856 के जिसमें जब मर्ज करता है अवध को, तो अवध में जितने इन्होंने प्रावधान किए थे, इन सभी प्रावधानों से अलग था, अपवाद था। क्यों? क्योंकि अवध को उसने कुशासन के आधार पर मिलाया था। कुशासन का मतलब क्या होता है? बैड गवर्नेंस, बुरा शासन, कुशासन के आधार पर मिला लिया था। यहां तक बातें स्पष्ट। अब आगे चलें। देखिए, अब वीडियो का अंतिम फेज चल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीनों पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली काफी डिटेल में। अब देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, उसके तहत क्या किया इन्होंने? अब तक 1856 तक कई राज्यों को, कई प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। कौन कौन? सतारा को, संभलपुर को, बाघाट को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को और अवध को कुशासन के आधार पर। आधार केवल अवध का अलग है, ध्यान रखने वाली बात है। वो क्या था? वो था कुशासन, बैड गवर्नेंस। डलहौजी कहता है कि जो अवध है, अवध में शासन ही नहीं सही है, अतः इसे अब ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो जाना चाहिए। इस बेस पर उसे शामिल कर लेता है। यानी जो डलहौजी है वो एक वर्ड है, एन केन प्रकारेण, यानी किसी भी तरह से उसका लक्ष्य होगा कि कैसे भी हो सके जो राज्य है उन्हें नीति, जो अपनी नैतिकता है, नैतिकता जाए भाड़ में, किसी भी तरह से उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में शामिल किया जाए। और आप इसी कारण देखेंगे कि जो ब्रिटिश राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है वो डलहौजी के काल में होता है और इसी पॉलिसी के तहत होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत होता है। और ये इस नीति के तहत पूर्ण विलय करता था। वो पूर्ण विलय, वो कोई अलायंस, कोई संधि नहीं करता था, कोई ग्रुप नहीं बनाता था, कोई ट्रीटी नहीं करता था, बल्कि पूर्ण मर्जर करता था। अच्छा, इस नीति का प्रभाव क्या हुआ? ये जो नीति हुई, इस नीति का प्रभाव क्या हुआ? इस नीति के प्रभाव की हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले इसके प्रभाव की हम चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसका प्रभाव हुआ बिना युद्ध जीते, बिना लड़ाई के इसने अपने साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दूसरी चीज आप देखिए क्या करता है, अपनी जो जितने धन थे, जितना धन था और जितने रजवाड़े थे उनका शोषण खूब कर रहा था इस समय तक। और शोषण करके धन को कहाँ भेज रहे हैं? धन को भेज रहे हैं ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ओके, यानी ये नीति एक मील का पत्थर शामिल होगी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात करें, अब रजवाड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा? इस नीति के खिलाफ रजवाड़ों का जो रोष है, जो गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस शेष नहीं लिखा है, रोष लिखा है, फिर से लिख देते हैं, रोष या गुस्सा, ये बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीति डायरेक्ट रजवाड़ों के खिलाफ उनके संपत्ति को छीनने की बात करती थी, उनके राज्य को छीन रही थी। तो ऐसे में रजवाड़ों के खिलाफ होने के कारण कुछ रजवाड़े उत्तर भारत के विरोध करेंगे। क्या करेंगे? इस नीति का विरोध करेंगे। कौन? जो इस नीति का शिकार हो गए हैं, जैसे झांसी, जैसे आप देखेंगे सतारा का क्षेत्र, जो इस नीति का शिकार हुए हैं वो विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो 1856 तक के कार्यक्रम चल रहा था, 1857 की एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई।
जिसे अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग क्रांति कहते हैं, कुछ लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सैनिक विद्रोह। तो ये चीज़ें 1857 की क्रांति में आपको सामने दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आइए जो हमारे पास शेष पीपीटी है उसका हम एक बार अवलोकन कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के बारे में हमने बताया था, जैसे कि आपको हमने यहाँ पे एक इमेज जो हमने आपको समझाई थी वो यहाँ बना हुआ है। हमने बताया कि वो राज्य जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया है और ये कैटेगरी हुआ करती थी। दूसरा, जो मुगलों या मराठों के अधीन थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दे रहे थे, ये दूसरी कैटेगरी थी। तीसरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं थे और ना ही टैक्स दे रहे थे। तो जो 1 व 2 वाले जो थे, इन्हें ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत रखा गया था। अब क्या प्रावधान था? जिन राज्यों के पास स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं था या गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी माना नहीं जाएगा, वो कहते क्या है कि आपके पास अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो अगर आप दत्तक पुत्र रखते हैं या गोद लिया हुआ पुत्र रखते हैं तो उसे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, वो आपके केवल संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। ये नीति थी। किसने लाई थी इसे लाया था डलहौजी ने, और बहुत ही विस्तारवादी था। ये आया था 1848 में, और 1848 में जब आया उसके तहत पहला राज्य होता है सतारा, जिसे इस प्रावधान के तहत मर्ज कर लिया जाता है। संबलपुर 1849 में, 1850 में बाघाट और उदयपुर उत्तर प्रदेश का 1852 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में और अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया जाता है। और इसका परिणाम हमने बताया था क्या होता है। साम्राज्य विस्तार ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत करती है बिना युद्ध के, और रजवाड़े में रोष होता है। परिणाम 1857 की क्रांति होती है। अगर बातें यहाँ तक स्पष्ट हैं तो इस वीडियो के हम अंतिम अंत करेंगे, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली केवल जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की वो थी जिसके तहत इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विस्तार किया, उसे हम चर्चा करना जरूरी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार आपके सामने आएगा, और जहाँ भी इसका हम रेफरेंस देंगे अब आपको समझ में आएगा कि क्यों, क्या थी सहायक संधि, क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब व्यपगत की नीति, और क्या थी सुरक्षित घेरे की नीति। ये तीनों जो संधियां हैं उसकी हमने चर्चा की। इसके साथ जिस गवर्नर के द्वारा ये लाया गया उसे भी आप याद रखेंगे। इसके कुछ प्रावधान याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन फंसने की उम्मीद अक्सर होती है। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा काम क्या आपको करना है, इस चैनल को शेयर करना है, इस वीडियो को जितने भी आपके मित्र हों, ज़्यादा नहीं कम से कम 1 से 2 लोगों तक फैलाइए। ज़्यादा तो आपको हम नहीं कहेंगे, 1 से 2 लोगों को मित्र तक फैलाइए जो इस वीडियो को देखें और लाभ ले, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तीसरा काम आपको करना है क्या, आपको रोज़ 9 बजे हमारे चैनल पर सुबह आके जुड़ जाना है, क्योंकि लाइव यहाँ पर क्लास 9 बजे रोज होगी। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।